आज हम लोकगीत रूप और अंतर वस्तु विषयक पाठ की चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से आप लोकमानस और लोकगीत के अंतर संबंध को समझ सकेंगे। लोकगीतों के वर्गीकरण की आधार दृष्टि तथा उनके विविध रूपों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी क्षेत्र की अनेक भाषाओं के लोकगीतों की अंतर्वस्तु को जान सकेंगे। लोकगीतों में अभिव्यक्त सामयिक बोध का स्वरूप समझ सकेंगे। लोक साहित्य सार्वजनीन अनुभूतियों का आगार होता है। इसका कारण यह है कि लोक साहित्य के मूल में जो लोकमानस रहता है उसकी भाव संपदा सामूहिक आधार पर अपना स्वरूप प्राप्त करती है। लोक साहित्य के सभी अंगों में उसी का प्रस्फुटन दिखाई देता है। लोकगीत भी सामूहिक लोकमानस का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वे असंख्य लोक कंठों में गूंजते हुए जीवन के अगणित रूपों को अभिव्यक्त करते हैं। उनका कोई विशेष रचनाकार नहीं होता, बल्कि सारा लोक ही उनकी रचना से जुड़कर आत्मतोष का अनुभव करता है। हिंदी क्षेत्र की भाषाएं लोकगीतों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। हरियाणवी, मैथिली, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, मगही, भोजपुरी, कन्नौजी आदि के लोकगीत मानव जीवन के विविध संस्कारों से लेकर कृषि, श्रम, सौंदर्य, हास, शोक, राग विराग, प्रेम विरह, करुणा आदि असंख्य विषयों तथा भाव क्षेत्रों को अपने परिवृत्त में समेटे हुए हैं। इन लोकगीतों में जहाँ एक और वीरता और राष्ट्रीयता का भाव है, वहीं समसामयिक जीवन का यथार्थ भी विद्यमान है। ये गीत सहस्त्राब्दियों से अपने अपने क्षेत्र के गायन और वादन के लयों के संस्कारों में ढलते हुए अपनी निजी विशिष्टता और मौलिकता के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो रहे हैं। लोकगीत क्या है, इनका अर्थ और इनका स्वरूप कैसा है, उसको जानने से पूर्व हमें लोकमानस पर भी विचार करना चाहिए। लोकमानस भय, संत्रास, विस्मय, हर्ष, विषाद, जय पराजय के बीच जीता है। उसकी भाव अनुभूतियों के पीछे एक पूरे सांस्कृतिक परिवेश और मनोवैज्ञानिक वातावरण की भूमिका होती है। इसी से लोक के रागात्मक जीवन का निर्माण होता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी पर्वत, बसंत वर्षा सब उसकी संवेदना के अंग बन जाते हैं और गीत के माध्यम से प्रस्फुटित होते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि लोकगीत क्या है, लोकगीत किसे कहते हैं, सामान्य गीत से लोकगीत में क्या भिन्नता है। लोकगीत का अर्थ है लोक का गीत अथवा लोक में प्रचलित गीत। नृतत्व शास्त्रियों और समाज विज्ञान विशेषज्ञों ने असभ्य एवं आदिम जातियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत की संज्ञा दी है, किंतु लोक साहित्य विज्ञान के अध्ययन से जुड़े विद्वानों ने लोक की वास्तविक सत्ता और उसके स्वभाव के संदर्भ में लोकगीत को परिभाषित किया है। लोक साहित्य के विवेचक डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकगीत वह है जिसमें लोकमानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिसमें लोक मानसाभास भी हो। हिंदी क्षेत्र के लोकगीतों के संग्रह और संरक्षण अभियान की शुरुआत करने वाले विद्वान राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में ग्राम गीत
प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। राम नरेश त्रिपाठी जी ग्राम गीत को लोकगीत की संज्ञा देते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार गीत लोकगीत भी होते हैं और साहित्यिक भी होते हैं। लोकगीतों के निर्माता प्राय अपना नाम अव्यक्त रखते हैं, तो कुछ में व्यक्त भी होता है। इसमें होता तो निजीपन है, किंतु उसमें साधारणीकरण सामान्यतः कुछ अधिक रहता है, तभी वे व्यक्तिक रस की अपेक्षा जन रस उत्पन्न कर सकते हैं। डॉक्टर विद्या चौहान का मानना है कि गीत परंपरा की एक धारा जब अपनी देशज बोलियों में लोकवाणी को प्रवाहित करने लगी तो उसे लोकगीत के नाम से ज्ञापित किया गया। लोकगीत के संबंध में देवेंद्र सत्यार्थी ने धीरे बहो गंगा की भूमिका में कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर लोकगीतों की कई विशेषताएं हो सकती है, जिनमें पहली विशेषता है लोकगीत लोकमानस की रागात्मक अभिव्यंजना होते हैं। लोकगीतों में कर्ता यानी रचनाकार प्रधान नहीं होता, कर्म यानी गीत प्रधान होता है। तीसरी विशेषता है लोकगीतों का रचनाकार, रचनाकाल व रचना स्थल तीनों ही अज्ञात होते हैं। चौथी विशेषता है लोकगीतों में आंचलिक संस्कृति का रंग विशिष्ट होता है। पांचवी विशेषता है लोकगीतों में भाषा की सहजता, स्वाभाविकता और स्पष्टता विद्यमान होती है। छठी विशेषता है गैयता और संगीतात्मकता लोकगीतों की रसमयी संप्रेषणशीलता का मूल आधार है। सातवीं विशेषता है लोकगीतों में छंद, अलंकार के बंधनों की अपेक्षा अनुभूति की प्रवणता और भाव सबलता के प्रति अधिक आग्रह रहता है। रसानुभूति और साधारणीकरण में सहायक लोकगीत लोकमानस की कालजयी यात्रा की कीर्ति स्तंभ होते हैं। अपनी विशेषताओं के कारण लोकगीत लोकमानस के सर्वाधिक निकट होते हैं। यही कारण है कि वह हर कदम पर और हर परिस्थिति में लोकगीत रचता और गुनगुनाता है। इसी के चलते लोक जीवन में लोकगीतों के विविध रूप हमें प्राप्त होते हैं। लोक जीवन में उपलब्ध लोकगीतों का विद्वानों ने अनेक आधारों पर वर्गीकरण किया है। इनमें से कुछ आधार इस प्रकार हैं। वर्गीकरण का प्रथम आधार है क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष में प्रचलित सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर लोकगीतों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का द्वितीय आधार है जाति। इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों में प्रचलित और उनके व्यवसायों से संबंधित गीतों का वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए अहीर जाति का विरहा और दुसाध जाति का पचरा गीत प्रसिद्ध माना जाता है। लिंग भेद वर्गीकरण का तीसरा आधार है और इसमें स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए सोहर, लूरे, राती जगे या जतसार के गीत स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं, जबकि ढोला, आल्हा जैसे गीत पुरुष गाते हैं। लोकगीत रूप और अंतर्वस्तु विषयक पाठ के कुछ गद्यांश इस प्रकार है। स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लूर नृत्य गीत की छटा देखते ही बनती है। लूर कृषक, मजदूर व दलित वर्ग की महिलाओं के ऐसे लोकगीत हैं जो नृत्य के साथ साथ गायन के साथ संपन्न होते हैं। यह राजस्थान विशेष में प्रचलित है, विशेष रूप से मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान और मेवाड़ में लूरों का
बहुत चाव रहा है। अब यह मेवाड़ से भी सिमटकर मारवाड़ के कुछ गांवों में रह गए हैं। इसके गायन और नृत्य की एक विशेष विधा रहती है। महिलाओं के आमने सामने दो दल बन जाते हैं। महिलाएं दोनों हाथ से करतल ताल देती हुई छोटी सरस लयबद्ध पंक्तियों के साथ दूसरे पक्ष तक जाती है और गीत की कड़ी पूरी होने पर उल्टे पैर लौट जाती है। फिर सामने वाला दल भी यही करता है। अवस्था भेद वर्गीकरण का चतुर्थ आधार है और इसके अंतर्गत मनुष्य जीवन के अवस्था भेद के आधार पर लोकगीतों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे टेसू के गीत बच्चों से संबंधित होते हैं, जबकि रसिया नौजवानों द्वारा गाए जाने वाले गीत होते हैं। पंचम आधार विषय वस्तु को बनाया गया है और इसके अंतर्गत लोकगीतों में वर्णित विषय वस्तु के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। षष्ठ गीत होता है, उसका आधार होता है अवसर के अनुसार गाए जाने वाले गीत, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्कारों और धार्मिक अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों का वर्गीकरण किया जाता है। अनुष्ठानिक गीत, फसल बोने काटने के गीत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ऋतु यह भी एक वर्गीकरण का आधार है और इसके अंतर्गत ऋतु विशेष में गाए जाने वाले गीतों को स्थान दिया जाता है, जैसे मल्हार गीत, फागुन ऋतु में गाए जाने वाले गीत इत्यादि। लोकगीतों के वर्गीकरण के आधार पर गीतों के विविध वर्ग हमारे सामने आते हैं और इनके विविध वर्गों पर लोक साहित्य विशेषज्ञों ने अपना अभूतपूर्व कार्य किया है, जिनमें डॉक्टर सत्येंद्र कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर श्याम परमार, डॉक्टर सत्या गुप्ता, डॉक्टर कृष्णा शर्मा, श्री सूर्यकरण पारीक, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय, डॉक्टर नंदलाल कल्ला आदि विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं। इन सभी विद्वानों के अभिमतों के आधार पर हिंदी क्षेत्र की भाषाओं के लोकगीतों को वर्गीकृत किया जा सकता है। हमें सबसे अधिक विवाह गीत देखने को मिलते हैं, जिनमें लोक समाज की बहुस्तरीय और बहुअर्थी जीवंत संस्कृति के दर्शन होते हैं। रोपना से लेकर बन्ना बन्नी और पूरे वातावरण को भावुक बना देने वाली विदाई के गीत प्रत्येक के हृदय को भावाकुल बना देते हैं। संग खेलना लगता है चमन में वीराना। श्रम मनुष्य के जीवन का दूसरा रूप है, इसीलिए लोक समाज में श्रम परिहार और श्रम के आधार पर पूरा जीवन जीने को केंद्र में रखते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोकगीत प्रचलित हैं। श्रम गीतों का एक वर्ग स्त्रियों को समर्पित है, जैसे जतसार के गीत, और दूसरा वर्ग पुरुष वर्ग को समर्पित है, जैसे फसल बोने और काटने के गीत, शिकार के गीत इत्यादि। इनके अतिरिक्त अनुष्ठानिक गीतों का एक भरा पूरा संसार हिंदी क्षेत्र के लोक जीवन का अंग है। लोक देवी देवता संख्या में गिने नहीं जा सकते हैं और उनके प्रति लोक की आस्था की भी कोई सीमा नहीं है। लोक जीवन की परंपरा में ऐसा कोई चरण नहीं होता जिसकी शुरुआत देवी देवता से न होती हो। इन गीतों में मनुष्य जीवन का जागरण छिपा हुआ है और यह गीत लोक जीवन के सभी सदस्यों को
नैतिक आदर्शों, आस्तिकता और समर्पण भाव से परिपूर्ण बनाए रखते हैं। अनुष्ठानिक गीत सुनकर किसी का भी मन भावपूर्ण हो जाता है। अब तक हमने लोकगीतों के सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा की है और अब हम बात करते हैं लोकगीतों की अंतर्वस्तु की। अंतर्वस्तु से तात्पर्य है विषय वस्तु। लोकगीत के रूप और बनावट में विद्यमान शिल्प और उसके कलात्मक सौंदर्य से। लोकगीतों की अंतर्वस्तु का पहला बिंदु है सामाजिक धरातल का समग्र परिदृश्य। लोकगीतों में लोक जीवन के सामाजिक धरातल का समग्र परिदृश्य अभिव्यक्ति पाता है। इसका एक बड़ा सशक्त पक्ष है घरेलू जीवन की झांकी के दर्शन। हिंदी क्षेत्र के लोकगीतों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें कहीं सास बहू के खट्टे मीठे संबंध हैं, तो कहीं भाई बहन का उत्कृष्ट प्यार, कहीं माँ का वात्सल्य, तो कहीं ननद भावज के परिहास के स्वर, कहीं विवाह का उल्लास है, तो कहीं पुत्र जन्म का आह्लाद। आप एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी लोकगीत का आनंद ले सकते हैं, जिसमें पारिवारिक सद्भाव व प्रेम का बादल बरसता हुआ प्रतीत होता है। इसे मैंने स्वयं अपनी माँ और आस पड़ोस की सुहागिनों को गाते हुए सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस लोकगीत में विवाह के अवसर पर एक माँ द्वारा कोयल पक्षी को संबोधित कर अपने परिवार की समरसता का बखान किया गया है। कोयल आज ये मारा जलल जामी आवसी, कोयल आज ये मारा जलल जामी आवसी, अस्या जसो ये आषाढ़ूरों में है, मारे सूखा सरोवर वे भरे जी। कोयल आज ये मारी राता देई आवसी, एवा जैसी ये कानी डारी रात, मारा ऊणा कूणा वा भरे जी। कोयल आज ये मारा देवर जेठज आईया, कोयल आज ये मारी दोर जिठाण्या आवसी, एवे बैठे मारा मांड पड़ा रे बार, मारे चावत छेरा वे करे। कोयल आज ये मारो लाड्यो देवर आवसी, एवा जैसो ये गोकल यारो खान, सायब के जोड़े वे फरे जी। कोयल आज ये मारी सासू जाई आवसी, एव बैठे मारी सामली पछीत, मारे ओसा मोसा बोले जी। कोयल आज ये मारी जामण जाई आवसी, एवा जैसी ये सावण यारी तीज, भड़ा भड़ करती वा फरे जी। कोयल आज ये मारो जामण जायो आवसी, एवा जैसो ये बजा जारी हाट, मारा पीला चूंदड़ मोड़ावे जी। कोयल आज ये नखराली भावज आवसी, एवा जैसी रंगरे जारी हाट, मारे मेहंदी लच्छा मोड़वे। कोयल आज ये मारी बेटी जाई आवसी, एवा जसीरी सालूडारी कोर, मारे लावण लागी वा फरे जी। कोयल आज ये मारो खूखज जायो आवसी, एवा जसो जी मोतीडारो हार, मारे हिवड़े लागो वो फरे जी। इस गीत में एक माँ द्वारा अपने परिवार के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको एक सूत्र में बांधने का भाव है और साथ में ये संदेश भी निहित है कि पारिवारिक समरसता से ही परिवार समृद्ध होता है। लोकगीतों की अंतर्वस्तु का महत्वपूर्ण पक्ष है लोकगीतों में विद्यमान रस। वस्तुतः लोकगीत कभी न खींचने वाले रस के सोते हैं। इनमें साधारणीकरण व संप्रेषणीयता के साथ साथ रस निष्पत्ति होती है। रसानुभूति की दृष्टि से लोकगीतों में श्रृंगार, करुण, वीर, वात्सल्य और
शांत रस की सर्वाधिक अनुभूति होती है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों की भरमार लोकगीतों में विद्यमान है। विवाह, संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों और बन्ना बनी के गीतों में संयोग श्रृंगार के दर्शन, सावन फागुन मास के गीतों में वियोग श्रृंगार और विदाई गीतों में करुण रस की अनुभूति देखते ही बनती है। सावन मास अत्यंत मनोरम होता है। पावस का आगमन होते ही मनोहर दृश्य दिखाई देने लगते हैं। बादलों के गर्जन और मयूरों के उन्मत्त नर्तन के साथ हर तरफ आनंद और उल्लास की सृष्टि होने लगती है। ऐसे भीने वातावरण में रसवंती नारियाँ किलक कर गा उठती है। नानी नानी बूंदियाँ मीहा बरस रही जी, हाजी कोई चयारों दिशा पड़े से फुहार, हाजी कोई सामण आया सुघड़ सुहावना जी। इसी तरह का एक और गीत देखिए। रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो, आयो आयो तीज तिवार रमुषा आंगणिए, रमुषा आंगणी। इसी उल्लास के बीच कई फागुन ऋतु भी लोकमानस को एक दूसरे छोर पर स्पर्श करती है। यह छोर किसी एक अनजान वियोगिनी स्त्री के मन की करुण पुकार से गूंजती भावधारा के दर्शन कराता है। इसमें विरहिणी स्त्री फागुन से भोला भाला सवाल करती है, जब साजन गए परदेश मस्ताना फागण क्यों आया, मन की अर्थी बंधी पड़ी आँख्या में लागी हाय झड़ी, जब फूल मेरे मन का सूक्या लजमारा फागण क्यों आया, लजमारा फागण क्यों आया। लोकगीतों में रस संपन्नता के साथ साथ संस्कार संपन्नता भी हमें दिखाई देती है। लोक में संस्कार विषयक लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व होता है। जन्म विषयक संस्कार में पुत्र की प्राप्ति के लिए बेमाता, जो शिशु का भाग्य लिखने वाली देवी मानी जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है। देवी देवताओं, पितरों, शिव पार्वती, राम सीता, धरती माँ आदि को दुर्वा अर्पण की जाती है। गर्भधारण करने के 7वें माह में साधे नामक उत्सव मनाया जाता है। जन्म के पश्चात चरवे की घड़ी, जिसे मिट्टी का कलश कहा जाता है, उस चरवे की घड़ी में औषधि युक्त जल जच्चा को पिलाया जाता है। चौक, जिसे नाहन पूजन कहते हैं, सतिया, जिसे ननद ही रखती है और नेक मांगती है, का आयोजन होता है। कुआं पूजन, अग्यारी आदि लोकाचारों का निर्वाह किया जाता है। इन सभी से संबंधित सुमधुर लोकगीत हमारे लोक साहित्य में विद्यमान है। पुत्र जन्मोत्सव संबंधी एक बुंदेली लोकगीत इस प्रकार है। आज दिन खुशी का आया, जच्चा के बच्चा जाया है, मैंने सासू बुलाई नहीं आई, मैंने सासू बुलाई नहीं आई, मेरी चरवारी घरियाँ चूक गई, मैंने माई बुलाना शुरू किया, मैंने जेठानी बुलाई नहीं आई, मेरे पचकी घरियाँ चूक गई, मैंने भोजी बुलाना शुरू किया, मैंने ननदी बुलाई नहीं आई, मैंने ननदी बुलाई नहीं आई, मेरे सतिये की धरिया चूक गई, मैंने बहनी बुलाना शुरू किया, जच्चा के बच्चा जाया है, दिन आज खुशी का आया है। कलात्मकता और सौंदर्य बोध लोकगीतों के प्राण तत्व होते हैं। लोकगीत के साथ हमारा भावात्मक रिश्ता जुड़ा होता है, जिसके कारण हम उनमें रागात्मक संवेदनाओं को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। लोकमानस और लोकगीतों के इसी अभूत संबंध का परिणाम है कि लिखित साहित्य के अध्येताओं के लिए उनका मूल्यांकन कठिन होता है। लोकगीतों को शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत
प्रचलित छंद, अलंकार, भाषा, शब्द शक्ति अथवा शिल्प के अन्य मानदंडों के सहारे नहीं परखा जा सकता। इनके सही मूल्यांकन के लिए लोकमानस में विद्यमान कलात्मकता और सौंदर्य बोध की समझ होना अनिवार्य है। हमें ये जानना होगा कि लोकगीतों में भाषा की जटिलता नहीं होती। इनमें स्वर के ताल तरानों और सरगम की शास्त्रानुमोदित बाध्यता भी नहीं होती। इनमें सिर्फ रस की व्याप्ति होती है। उसी से लोकगीतों की कलात्मकता का विकास भी होता है और सौंदर्य का विस्तार भी। लोकगीतों की अंतर्वस्तु का एक महत्वपूर्ण पक्ष है लोकगीतों में विद्यमान समसामयिक बोध और संदेश परकता। लोकगीत लोक की आस्थाओं, लोक समाज में प्रचलित अनुष्ठानों व किसी समाज की सांस्कृतिक गरिमा को व्यक्त करते हैं, किंतु उनमें युगीन भावबोध भी विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए विवाह, मुंडन, उपनयन जैसे मांगलिक अवसरों पर जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनमें सामाजिक स्थिति की अनुगूंज भी सुनाई देती है। हिंदी क्षेत्र की भाषाओं के लोकगीतों में हमें स्वाधीनता आंदोलन के समय का भारत, गांधी जी का चरखा, खादी, विज्ञान के नए आविष्कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटर कार आदि आसानी से दिख जाते हैं। इन लोकगीतों में जीवन और संस्कारों पर पड़ने वाले आधुनिक प्रभाव को भी अनायास अनुभव किया जा सकता है। बनने और बननी की साज सज्जा आज के लोकगीतों में आधुनिक दिखती है। बनने का काला चश्मा, विलायती घड़ी और कोका कोला बन्ना लोकगीतों में अपनी जगह बना चुके हैं। जैसे इस लोकगीत में आप सुनिए, उड़े बन्ने अंबर में जहाज उड़े, चले बन्ने दिल्ली में गोली चले। उड़े बन्ने अंबर में जहाज उड़े, चले बन्ने दिल्ली में गोली चले। बजी बन्ने खतरे की घंटी बजी, उड़े अंग तेरे केसरिया बागा जड़े, पटके से लाल जड़े। कमर तेरे गुजराती पटका जड़े, बन्ने झाल से लाल जड़े। हाथ तेरे रंग रचनी मेहंदी जड़े, बने कांकन में लाल जड़े। पैर तेरे जयपुर का जूता जड़े, बने मोजों से लाल जड़े। हेट तेरे काबुल का घोड़ा जड़े, बने चाबुक से लाल जड़े। संग तेरे भाइयों की जोड़ी जड़े, सोहबत पे लाल जड़े। उड़े बन्ने अंबर में जहाज उड़े। हिंदी क्षेत्र की भाषाओं में उपलब्ध अनेक लोकगीत दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के लोकगीतों का एक आशाप्रद पक्ष यह है कि इनमें समस्याओं के समाधान भी मौजूद है। बुंदेलखंड में प्रचलित एक लोकगीत में बताया गया है कि कन्या के विवाह में दहेज की मार से बचने का उपाय यह है कि पिता एक हाथ में जल का लोटा और दूसरे हाथ में पुष्प की डाल लेकर अपनी लाडली को गोद में बैठाकर उसे वर के लिए अर्पित कर दे। देखा जाए तो यही वास्तविक कन्यादान है, जिसे आज दहेज और बाह्य आडंबरों ने विकृत कर दिया है। एक हाथ लियो राजा जल का लोटा, दूजे हाथ कुसुम की डार। गोद में ले लेऊं अपनी लड़ लड़ी, सजन मिलन ऐसा होई। हम ये तो जानते ही हैं कि धर्मशास्त्रों में भी उल्लेख है कि यदि पिता निर्धन है तो एक लोटा जल और कुश हाथ में लेकर अपनी कन्या को वर के लिए अर्पित कर सकता है। संभवतः शास्त्र का ये विधान लोक से ही प्रेरित है। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हिंदी क्षेत्र की विविध भाषाओं के लोकगीतों में लोकमानस की रागात्मक अभिव्यक्ति हुई है। ये लोकगीत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक चेतना से अनुप्राणित है। साथ ही इनमें सामाजिक समस्याओं और समसामयिक संदर्भों का चित्रण भी किया गया है। इन लोकगीतों के माध्यम से
लोक जीवन के सुख दुख, हास परिहास, हर्ष विषाद, आशा निराशा, उत्थान पतन, इच्छा अनिच्छा, संयोग वियोग, राग विराग और मनन चिंतन की स्वरमयी अभिव्यक्ति का साक्षात्कार किया जा सकता है।